वृद्ध आश्रम की वो काली रात। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शहर के प्रसिद्ध वृद्ध आश्रम सुखधाम का दृश्य था। रवि एक 42 वर्षीय व्यक्ति अपनी 78 वर्षीय माँ सुनीता जी को वहां छोड़ने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी महिला से उसकी बहस चल रही थी। सुनिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, रवि ने खींचते हुए कहा। मेरे पास दोबारा आने का समय नहीं है। आप कहें तो मैं अभी के अभी 50,000 रुपए का चेक लिख देता हूँ। बस मेरी माँ को आज की आज यहाँ एडमिशन दे दीजिए। महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने पहले भी समझाया था कि आज आपकी माता जी का एडमिशन संभव नहीं है। हमारे वृद्ध आश्रम के संचालक बाहर गए हुए हैं और कल शाम तक ही लौट पाएंगे। आप कल अपनी माता जी को लेकर आइए, हम देख लेंगे। रवि ने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैडम, मेरी मजबूरी को समझिए। हम लोग काफी दूर से आए हैं और 4 दिन के बाद मेरी दुबई की फ्लाइट है। मुझे दुबई जाने की बहुत सी तैयारियां भी करनी है। कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अभी ये सारी बातें चल ही रही थी कि उसी समय रवि का फोन बजा। उसके मैनेजर का फोन था। हेलो सर, रवि ने घबराते हुए कहा। दूसरी ओर से कड़क आवाज आई, मिस्टर रवि, अभी तक आपने रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की? आपने कहा था कि आज सुबह तक तैयार हो जाएगी। जी सर, मैं अभी भेजता हूँ, रवि ने जल्दबाजी में जवाब दिया। लेकिन दूसरी ओर से फोन गुस्से में काट दिया गया। रवि परेशान होकर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे परेशान देखकर सुनीता जी की आंखें चिंता से भर आईं। मैडम देखिए, मैं कितना उलझा हुआ हूँ, कृपया एक बार मैनेजर से बात करा दीजिए, रवि ने फिर से आग्रह किया। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, सर, मैनेजर का फोन नेटवर्क से बाहर है। फिर उसने पास खड़े दीपक नाम के लड़के को बुलाया और कहा, दीपक, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को ठहरने का इंतजाम कर दो। यह सुनकर रवि चौंक गया। महिला ने समझाते हुए कहा, अगर आप कल नहीं आ सकते तो आज रात आप यहीं रुक जाइए। कमरे का इंतजाम कर दिया गया है। आप 5 नंबर के कमरे में चले जाइए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। बेमन से रवि अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया। दीपक ने वहां जमीन पर बिस्तर लगा दिया और कहा, साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। रवि ने अपना लैपटॉप खोलकर काम निपटाने की कोशिश की, जबकि सुनीता जी ने अपने बैग में से रोटियां निकाली। रवि, मैंने सुबह सुबह तेरे लिए गोभी के पराठे बनाए थे, तुझे बहुत पसंद है ना? साथ में अचार भी रखा है, उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। सुनीता जी ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खिला देती हूँ। पता नहीं अगली बार ऐसा मौका कब मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। कहते हुए उनकी आवाज कांप गई। जैसे ही सुनीता जी ने रोटी का एक निवाला तोड़कर रवि को खिलाने की कोशिश की, रवि झेपते हुए गुस्से में बोला, क्या माँ आपको तो और कोई काम है नहीं? मुझे भी बहुत सारा काम खत्म करना है। आप ही खाइए ये गोभी के पराठे, मुझे भूख नहीं है। बेटे की ये बात सुनकर सुनीता जी सहम गईं। उन्होंने चुपचाप पराठे वापस बैग में रख दिए और धीरे से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत ही तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ। थोड़ी देर यूं ही बैठी बैठी सुनीता जी अपने अतीत में खो गई, जब वह 23 साल की उम्र में शादी करके अपने ससुराल आई थी। तभी से जिम्मेदारियों का बोझ उन पर डाल दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति के साथ मायके में ही डेरा जमाए बैठी हुई थी। उनका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अलावा उनके एक जेठ और जेठानी भी थे। जेठानी बड़े घर से आई थी और जेठ भी अच्छी खासी नौकरी करते थे, इसलिए जेठानी सास की धौंस को बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। लेकिन सुनीता जी का पति साधारण प्राइवेट नौकरी करता था
और ज्यादा नहीं कमा पाता था। घर का खर्च मुख्य ससुर और जेठ की कमाई से ही चलता था। ऐसे में सास का रोब केवल सुनीता पर ही चलता था। ससुराल में उनकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थी। ऊपर से उनकी गोद भी खाली थी, जो उनकी तकलीफों को और बढ़ा देती थी। ससुराल वाले अक्सर उन्हें बाज होने का ताना देते थे। आखिरकार शादी के 10 साल बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें बेटे का सुख मिला। परंतु सुनीता का यह सुख ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। उनका बेटा अभी सिर्फ 2 महीने का ही था कि उनके पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। सुनीता अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। धीरे धीरे घर की स्थिति बदलने लगी। उनके जेठ और जेठानी ने परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया। सास ससुर भी कुछ समय बाद इस दुनिया से चल बसे। ननंद और उनके पति ने अलग घर बना लिया। सुनीता अपने बेटे के साथ अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बेटे को पालने के लिए उन्होंने दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करना शुरू कर दिया। हर मुश्किल के बावजूद वे अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनका बेटा इतना काबिल बन गया कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात श्रेया नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही शादी करने का फैसला कर लिया। श्रेया आधुनिक सोच की लड़की थी। घर का काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ घर का सारा काम सुनीता जी को ही करना पड़ता था। वहीं श्रेया का दिन घूमने फिरने और सहेलियों के साथ शॉपिंग करने या फिर मायके जाने में ही बीतता था। अगर किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं लग जाता। सुनीता जी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वे कहती भी तो किससे। अगर वे बहू को समझाने की कोशिश करती तो सीधे जवाब मिलते, और बेटा रवि तो पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे जैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, समय बीतता गया। रवि और श्रेया की शादी को 12 साल हो चुके थे। अब सुनीता जी के 2 पोते हैं, एक 10 साल का, दूसरा 8 साल का। उधर श्रेया के मायके वाले विदेश में शिफ्ट हो गए थे। अब श्रेया ने भी जिद पकड़ ली कि उसे भी विदेश में जाकर बसना है, वहां की आधुनिक जीवन शैली का आनंद लेना है। संयोग से रवि की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में रवि ने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्रेया और बच्चे तो खुशी से झूम उठे, लेकिन रवि अपनी मां सुनीता जी को लेकर चिंतित था। वे उन्हें भी साथ ले जाना चाहता था, परंतु उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। रवि परेशान हो गया कि अब मां का क्या किया जाए। श्रेया ने सुझाव दिया कि फिलहाल उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं और 1 साल बाद वीजा फिर से अप्लाई करेंगे। रवि ने कहा, लेकिन अगर अगले साल भी वीजा नहीं लगा तो? श्रेया ने जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, मैं तो कहती हूँ वृद्ध आश्रम ही उनके लिए सही रहेगा। वह विदेश जाकर क्या करेंगी, और तुम्हें भी तो उनकी चिंता छोड़कर अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल बनो, इतना अच्छा मौका मत गवाओ। रवि को यह बात सही लगी और वह अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी। दीपक की आवाज से सुनीता जी की तंद्रा भंग हुई। वह वर्तमान में वापस लौट आई। उन्होंने चाय का कप उठाया और धीरे धीरे चाय पीने लगी। तभी उन्होंने रवि से कहा, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। रवि गुस्से में बोला, क्या माँ, मैं इतना परेशान हूँ और आपको खाने पीने की सोच रही है। अगर आज काम पूरा करके नहीं दिया तो कल बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, और यहाँ तो इंटरनेट भी रेंज नहीं पकड़ रहा है। पता नहीं इस वृद्धाश्रम के लोग क्या सोचकर अपने नियम बनाते हैं। उन्हें बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैनेजर ही गायब है, और जो रिसेप्शन पर बैठी है वे हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। जब रवि गुस्से में ये सारी बातें कर रहा था, उसी वक्त दरवाजे पे खड़ी वही महिला उनकी सारी बातें सुन रही थी। अचानक उन्हें सामने देखकर रवि घबरा गया और बात को संभालते हुए बोला, अरे वह तो मैं बस।
महिला ने बीच में टोकते हुए कहा, रहने दीजिए मिस्टर रवि, मैं समझती हूँ इस तरह की परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है। आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रवि को लगा कि शायद वह महिला ज्यादा पैसे मांगने वाली है। बाहर निकलते ही उसने कहा, देखिए मैडम, अगर आप कहें तो मैं 1 लाख रुपए की बजाय 3 लाख का चेक काट देता हूँ। बस आप मेरी माँ का तुरंत एडमिशन कर लीजिए। महिला ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की बात नहीं है मिस्टर रवि, मुझे हैरानी तो इस बात की है कि आपकी माँ ने आपके बचपन में ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा और आपने उनके लिए एक रात रुकने तक की हिम्मत नहीं की। महिला की यह बात सुनकर रवि शर्मिंदा हो गया और सर झुका लिया। फिर महिला बोली, चलिए मैं आपकी समस्या का हल कर देती हूँ। मैं आपकी माँ को अभी की अभी वृद्धाश्रम में एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैडम? रवि ने पूछा। लेकिन आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, महिला ने कहा। रवि ने आश्चर्य से पूछा, क्या काम? महिला बोली, यहाँ रामदीन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, आपको बस उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। रवि ये सुनकर चौंक गया और बोला, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका नाम क्या है? वह उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? महिला ने कहा, आपको बस इतना याद रखना है कि उनके पोते का नाम अनुज है। बस इतना ही करना है। रवि ने कुछ झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं कर लूंगा। महिला उसे रामदीन जी के कमरे में लेकर गई। कमरे में एक बिस्तर पर कमजोर कंकाल जैसे बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनके गाल अंदर धसे हुए थे, आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन जब महिला ने कहा, बाबा देखिए, आपका पोता अनुज आपसे मिलने आया है, तो रामदीन जी की बेजान आंखों में एक चमक आ गई। मेरा अनुज आ गया? रामदीन जी ने कमजोर आवाज में पूछा। हाँ बाबा, आपका पोता खास आपसे मिलने के लिए आया है। रामदीन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना बड़ा हो गया है रे तू, तुझे देखने के लिए ही भगवान ने मुझे अब तक जीवित रखा है, उन्होंने कहा। महिला रवि को और इशारा करते हुए बोली, आप उनसे जी भर के बातें कर लीजिए, कल अनुज को वापस जाना है। महिला कमरे से बाहर निकल गई। रवि पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामदीन जी बोले, वहां क्यों बैठ रहा है बेटा, मेरे पास आकर बैठ। रवि थोड़ा असमंजस महसूस कर रहा था, लेकिन महिला की बात याद करके वह रामदीन जी के पास जाकर बैठ गया। रामदीन जी ने कांपते हुए हाथ रवि का चेहरा छुआ और बोले, तुझे देखने के लिए ही मैं जिंदा था, अब मैं चैन से मर सकूंगा। रामदीन जी के ये शब्द सुनकर रवि का गला भर आया। लेकिन बेटा, तू कल ही वापस चला जाएगा? इतने साल मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते बीच में ही रामदीन जी हांफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा, एक बात तो बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल चाल है? उसे कभी मेरी याद आती है या नहीं? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। यह बात सुनकर रवि कुछ बोल नहीं पाया। फिर रामदीन जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्ध आश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था, तो उन्होंने वृद्ध आश्रम के सभी लोगों में लड्डू बांटे। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए रामदीन जी ने पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई, उसमें एक लड्डू रखा हुआ था और रवि को देते हुए बोले, बेटा, यह लड्डू मैंने तेरे लिए ही रखा था। रवि ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया। फिर रामदीन जी के मुरझाए हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पता है, जब तुम छोटे थे तो लड्डू के बिना तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता था। तुझे याद है बेटा, हर शाम पार्क के बहाने मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान पर सबसे पहले लड्डू खाता था। तब तेरा नन्हा सा हाथ
मेरा साथ नहीं छोड़ता था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब तूने मेरा हाथ छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं थामा। दादाजी की बात सुनकर रवि की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है दादाजी, आज मैं जहाँ हूँ आपके पास, पर क्या करूँ, काम के दबाव में रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं छोड़ा। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गलती हमारी भी है बेटा, हमने रिश्तों को बोझ समझ लिया और काम को रिश्ता। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम आज तुम मुझसे मिलने तो आया। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही, फिर दादाजी बोले, अच्छा बेटा एक बात बता, तेरी शादी हो गई क्या? रवि एक पल को असमंजस में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया, अगर हाँ कहूंगा तो दादाजी पोते और पुत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। आखिर उनसे क्या कहूंगा? नहीं दादाजी, अभी नहीं। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तो कोई पसंद कर रखी है क्या? अरे नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। रवि ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। दादाजी ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बेटा अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। बुढ़ापे में जब इंसान अकेला रह जाता है तो जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती। यहाँ वृद्ध आश्रम में जितने भी बुजुर्ग हैं उनके अपने परिवार हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। ये अकेलापन दिल पर बोझ बन जाता है। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर श्रेया का नंबर चमक रहा था। वह बोला, दादाजी अब आप आराम कीजिए, सुबह निकलने से पहले मैं फिर मिलने आऊंगा। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आ जाओ बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रवि ने उनके पैर छुए और कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही एक घुटी हुई आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, दादाजी बिस्तर पर निढाल पड़े थे। वह दौड़कर उनके पास गया, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। दादाजी का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन रवि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रिश्ते और जिम्मेदारियों के बीच उसने आज एक कड़वा सच समझ लिया था। जब रवि ने व्रत आश्रम की संचालिका को बुलाया और रामदीन जी के बारे में बताया, तब तक बहुत सब कुछ शांत हो चुका था। वह उदास होकर बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर श्रेया का नाम चमक रहा था। रवि ने फोन उठाया और श्रेया ने गुस्से में कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए गए थे ना, अभी तक घर क्यों नहीं लौट कर आए? वो क्या है ना श्रेया, यहाँ वृद्धाश्रम की मैनेजर मौजूद नहीं है, इसलिए माँ का दाखिला आज नहीं हो पाया, शायद कल। रवि की बात को बीच में काटते हुए श्रेया बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? माँ को वहां छोड़कर घर आ सकते थे। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हुए हो। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्रेया तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी माँ है, मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? खैर कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। यह कहकर रवि ने फोन काट दिया। फिर वह अपनी माँ सुनीता जी के पास कमरे में गया। वहां चुपचाप बैठी हुई थी। रवि ने उदासी भरे स्वर में पूछा, माँ आप ठीक है ना? हाँ बेटा, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है? सुनीता जी ने चिंता से पूछा। रवि ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, माँ कुछ नहीं माँ, वैसे मैडम ने कहा कि सबको खाना खाने के लिए हॉल में बुलाया है। यहाँ का नियम है कि सब मिलकर साथ में खाते हैं। चलिए खाना खा लेते हैं। दोनों हॉल में पहुंचे। वहां एक बड़ी सी टेबल पर खाना लगा हुआ था। पत्र आश्रम के कर्मचारी बुजुर्गों को प्यार से खाना परोस रहे थे। कुछ बुजुर्ग हंसते बोलते नजर आ रहे थे तो कुछ उदास होकर चुपचाप बैठे थे। रवि ने देखा कि सभी के चेहरे पर अपने परिवार से दूर होने का दर्द साफ झलक रहा था। रवि ने मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया और फिर कमरे में लौट आया। थोड़ी देर बाद सुनीता जी कमरे में आई और रवि के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, तुमने तो ठीक से खाना भी नहीं खाया, सब ठीक तो है ना? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ आपके बनाए गोभी के पराठे खाने का मन कर रहा है। सुनीता जी मुस्कुराई और अपने बैग से पराठे निकालकर उसे दिया।
तुझे पता है बेटा, जब तू छोटा था तो हर रोज मुझसे गोभी के पराठे बनवाता था और कहता था, माँ आपके हाथ अपने हाथों से खिलाओ, आपके हाथों से खाने का मजा ही अलग है। आज भी खिलाइए ना माँ, रवि ने कहा। सुनीता जी ने उसे प्यार से खिलाना शुरू किया। रवि ने खाते खाते कहा, माँ आपको याद है जब मैं बचपन में मौसी के घर गया था और गली में खेलते खेलते रास्ता भटक गया था। सुनीता जी की आंखें चमक उठी। हाँ बेटा, कितनी जगह पर तुझे ढूंढा था। दोपहर से रात हो गई लेकिन तेरा कहीं पता नहीं चला। जब तू अंधेरे में घर की ओर आता दिखा तो मेरी जान में जान आई। रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं कभी भूल नहीं सकता जब आपने मुझे गले लगाकर कहा था, तू मेरी जान है। यह सुनते ही दोनों की आंखें भर आईं। माँ बेटे का यह पल वर्षों बाद था। रवि ने अपनी माँ की गोद में सिर रखा और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे पर खड़ी आश्रम की मैनेजर जो ये सब देख रही थी, हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। रवि सुबह उठते ही घड़ी की ओर देखता है। 8 बज चुके थे। यह देखकर वह घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी अपने सामान को बैग में रखा और अपनी माँ सुनीता देवी को जगाते हुए बोला, माँ मुझे देर हो रही है, ऑफिस के लिए निकलना है। सुनीता देवी ने धीरे से कहा, बेटा अपना ध्यान रखना और रास्ते में कुछ खा लेना, वरना मुझे चिंता होगी। रवि ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। फिर वह वृद्धाश्रम की औपचारिकताएं पूरी कर वहां से निकल गया और सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। दिन भर रवि का मन अशांत रहा। काम में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उनकी उदासी और बेबसी ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शाम को जब वह घर लौटा तो चुपचाप था। उसकी पत्नी श्रेया ने पूछा, माँ को छोड़ा है? रवि ने सिर हिलाकर हामी भर दी। श्रेया ने कहा, अच्छा ही किया, आखिर हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाते। वैसे भी अब हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। रवि ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, मुझे भूख नहीं है। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि उसने सही किया या गलत। अगली सुबह बिना किसी को बताए रवि अपनी गाड़ी लेकर वृद्ध आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अंदर कदम रखा। मैडम उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? रवि ने पूछा, माँ कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैडम ने कहा, सुनीता जी इस समय पास के मंदिर में पूजा कर रही हैं। आज उनका निर्जला एकादशी का उपवास है। यह सुनते ही रवि की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने अपनी माँ को पूजा की थाली लिए मंदिर से लौटते हुए देखा। माँ को देखते ही रवि की भावनाएं फूट पड़ी। वह उनके पास दौड़ता हुआ गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया हूँ। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्ध आश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लालत है मेरी जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिरकर रवि जितना बोल रहा था उससे ज्यादा तो रो रहा था। सुनीता जी उसके आंसू साफ करते हुए उसे उठाया तो रवि बोला, चलो माँ अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर रवि आप ऐसे नहीं ले जा सकते। इन्हें वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। मैडम ने उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई। ड्रॉवर में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए रवि को दिया और सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर रवि हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं है क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर रवि इस वृद्ध आश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई हैं। तो मुस्कुराते हुए मैडम बोली, वह सब झूठ था और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक रात यहाँ रुकें
और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की क्या हालत हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका जरूर देती हूँ और वह लोग खुश नसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है। इसके बाद मैं अपनी माँ को लेकर वृद्ध आश्रम से बाहर निकल गया। गेट पर खड़े बुजुर्गों ने उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, काश हमारी भी औलादें हमें इस तरह से अपनाएं। गाड़ी में बैठते ही रवि के फोन की घंटी बजी। श्रेया ने पूछा, तुम सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ को लेकर घर वापस आ रहा हूँ। श्रेया गुस्से में बोली, ये क्या कह रहे हो? हमें तो विदेश जाना है। मैं ये प्लान कैंसिल नहीं करूंगी। रवि ने डर स्वर में कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी माँ है। यह कहकर उसने फोन काट दिया और माँ के हाथ को थामे हुए मन ही मन ये निर्णय कर लिया, अब वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम दोस्तों।